नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। सोनिया, अभिषेक, सात्विक, प्रदीप, रौनक, मनीष, सचिन, प्रिंस, प्रीति, पंकज, सुखवीर, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्त्री अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। थैंक यू सो मच यश। चलिए जल्दी से सभी लोग आप लोग लाइव आ जाएंगे। और आप जानते हैं कि मैंने कल आपको एक हेडिंग डलवाई थी, कल की क्लास में योजना आयोग, ठीक है, यानी कि मैम प्लानिंग कमीशन। आपने हमें कल की क्लास में एक हेडिंग डलवाई थी, प्लानिंग कमीशन, ठीक है, योजना आयोग। बेटा जब हम योजना आयोग की बात करते हैं तो इसके बारे में हम बहुत ही कम पढ़ेंगे। क्यों कम पढ़ेंगे? क्योंकि आज के समय में ये संस्था नहीं है। आज के समय में इस संस्था को खत्म कर दिया गया है। लेकिन अगर मैं आपसे यहां पर बात करती हूं तो आप एक चीज को जरूर ध्यान रखेंगे कि आपका जो योजना आयोग है वहां से एक दो क्वेश्चन बन जाता है कि भाई इसकी स्थापना कब हुई थी, या इसके पहले चेयरमैन कौन थे, या लास्ट चेयरमैन कौन थे, इस तरह से। प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे बात करूं तो योजना आयोग की सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो ये एक गैर संवैधानिक निकाय है, यानी कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। गैर संवैधानिक निकाय यानी कि संविधान में इसके बारे में चर्चा नहीं की गई है। ये कैसी बॉडी है? ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और ये जो बनाई गई थी, ये आपकी बनाई गई थी 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को। और जब ये योजना आयोग बना बेटा, तो आपको मैं बता दूं कि इसकी जो स्थापना की गई थी वो केसी नियोगी की सिफारिश पर की गई थी। केसी नियोगी की सिफारिश पर, ठीक है, यानी कि रिकमेंडेशन किसने किया था इसकी स्थापना के लिए? केसी नियोगी जी ने। केसी नियोगी जी कौन थे? तो आपके फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे। फर्स्ट चेयरमैन आपके कौन थे फाइनेंस कमीशन के? यही थे। और इन्होंने आपके यहाँ पे सिफारिश की थी कि भाई इसकी स्थापना होनी चाहिए, ठीक है। तो केसी नियोगी की सिफारिश पर, उनकी रिकमेंडेशन पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे आगे इसके बारे में बात करती हूं तो योजना आयोग का कार्य क्या था, इसका फंक्शन क्या था, आखिर इसको क्यों बनाया गया था, तो आपको बता दूं कि इसका काम था पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करना। पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करना, पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करना, ठीक है, यानी कि प्रिपेयर्ड द 5-year प्लान, प्रिपेयर्ड द 5-year प्लान्स, 5 years प्लान, ठीक है, 5 years प्लान, पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करना इसका काम था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और प्यारे बच्चे, आप एक चीज और ध्यान रखेंगे कि ये जो आपका यहाँ पे पंचवर्षीय योजनाएं हैं, तो कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनी? कुल 5 year प्लान्स कितने थे? टोटल 5 year प्लान्स कितने बनाए थे इसने? 12 5 year प्लान बेटा जी आपके यहां पर बने थे। और जो ये पंचवर्षीय योजनाएं थी, ठीक है, इनको हमने कहां से लिया था? रूस के संविधान से। रूस के संविधान से हमने पंचवर्षीय योजनाएं यानी कि 5 year प्लान का कॉन्सेप्ट हमने यहीं से लिया था। ये मैंने आपको सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में भी बेटा बताया था। तो ये आप ध्यान रखेंगे। 12 पंचवर्षीय योजनाएं टोटल आपकी बन गई थी। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें एक हुआ करते थे आपके अध्यक्ष और एक हुआ करते थे इसमें आपके उपाध्यक्ष, ठीक है, यानी चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन।
तो बेटा जी अगर मैं चेयरमैन की बात करती हूं तो यहां पे आपके योजना आयोग के जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। बेटा जी प्रधानमंत्री ही इसके चेयरमैन होते थे। और जब आपको बता दूं कि इसके लास्ट चेयरमैन कौन थे तो वो थे आपके प्रधानमंत्री मोदी जी। ठीक है, कौन थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके लास्ट चेयरमैन थे। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। और इसमें एक उपाध्यक्ष यानी कि जो डेप्यूटी चेयरमैन हुआ करते थे, अगर हम उनकी बात करते हैं तो इसमें जो आपके डेप्यूटी चेयरमैन फर्स्ट थे वो आपका क्वेश्चन पूछा गया है, वो थे बेटा जी गुलजारी लाल नंदा जी। गुलजारी लाल नंदा जी थे। और बेटा जी जो लास्ट थे वो थे आपके मोंटेक सिंह अहलूवालिया। मोंटेक सिंह अहलूवालिया ये आपके लास्ट चेयरमैन आपको लास्ट डेप्यूटी चेयरमैन आपको यहां पर दिखाई देंगे। तो यही क्वेश्चन यहां से केवल बनते हैं। रुद्र यहां से दिक्कत नहीं है बेटा, क्योंकि यहां से दिक्कत होने पर सबको दिक्कत होती है। ठीक है, आप अपनी तरफ से चेक कीजिए कि आपकी तरफ से क्या दिक्कत है। अब लिखेंगे कि योजना आयोग को क्या कर दिया गया है। मैम जो प्लानिंग कमीशन था, जो योजना आयोग है, इसको कर दिया गया है समाप्त, इसको कर दिया गया है खत्म। और इसको समाप्त करने के बाद अगर हम बात करते हैं तो अब ये जब समाप्त हो चुका है तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जगह पर फिर क्या बन गया है। मैम इसको समाप्त करके फिर हमारी एक नई बॉडी बनी है जिसका नाम है नीति आयोग, जिसको हम कहते हैं नीति आयोग, हिंदी में भी और मैम इंग्लिश में भी। ठीक है, और नीति आयोग किसकी जगह बनाया गया है? मैम योजना आयोग की जगह इसमें परिवर्तन किए गए हैं और नीति आयोग को बनाया गया है। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि फुल फॉर्म ऑफ नीति क्या होती है। तो फुल फॉर्म ऑफ नीति नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये आपको ध्यान रखना है। ये नीति आयोग की फुल फॉर्म है। और बेटा नीति आयोग भी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये भी एक गैर संवैधानिक संस्था है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, गैर संवैधानिक निकाय, यानी इसके बारे में भी संविधान में चर्चा नहीं है, गैर संवैधानिक निकाय। और बच्चा इसकी जो स्थापना हुई, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को ये आपकी इसकी स्थापना की गई थी। और आपका योजना आयोग खत्म हो चुका है, वर्तमान में योजना आयोग का जो है अस्तित्व नहीं है। और ये नीति आयोग क्या है? तो इसको कहा जाता है कि ये भारत सरकार का बौद्धिक संस्थान है, भारत सरकार का बौद्धिक संस्थान, यानी थिंक टैंक ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। भारत सरकार का बौद्धिक संस्थान, यानी हम कह सकते हैं थिंक टैंक ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, इसे कहा जाता है कि यह भारत सरकार का बौद्धिक संस्थान है, यानी भारत सरकार के लिए जो नीतियां बनती हैं, जो पॉलिसीज बनती हैं, उसमें इसका काफी रोल रहता है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। यह भारत सरकार का एक बौद्धिक संस्थान है। और प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, इसकी संरचना की, कि भाई इसमें कौन कौन होता है, स्ट्रक्चर आप कहेंगे संरचना, है ना। तो इसकी जो संरचना है, तो इसमें अगर हम बात करते हैं बेटा, तो इसमें एक आपका अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन होते हैं, एक इसमें आपके उपाध्यक्ष होते हैं यानी कि डेप्यूटी चेयरमैन,
उपाध्यक्ष, डेप्यूटी चेयरमैन, ठीक है। और एक मैम यहां पर इसमें होते हैं मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष। ये 3 लोग इसमें मेन होते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिनको आप कहते हैं शॉर्ट में सीईओ। क्या कहते हैं आप? सीईओ, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये आपके यहां पर होते हैं, ठीक है। ये मेन होते हैं इस संस्थान के अंदर, इस नीति आयोग के अंदर। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और प्यारे बच्चे बाकी कौन होते हैं? आपके मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो अगर मैं आपसे बात करूं इसमें भी कि आपके फर्स्ट कौन थे, तो आप कहोगे फर्स्ट थे मैम नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे देश के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। और वर्तमान में भी कौन है? तो वर्तमान में भी मैम सेम है, क्योंकि जब से ये बना है तब से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही हैं। बौद्धिक का मतलब है थिंक टैंक, मतलब विचार करना नीतियों पर सरकार की तरफ से। निधि लिखा हुआ भी है आपका इंग्लिश में, बौद्धिक संस्थान मतलब थिंक टैंक, ठीक है। अब उपाध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं बेटा कि वर्तमान में आपके उपाध्यक्ष कौन है और पहले कौन थे, तो बेटा जी पहले उपाध्यक्ष थे इसके आपके अरविंद पनगड़िया जी। पहले कौन थे? ओहो, आप कहोगे कि मैम पहले जो थे फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो वो थे अरविंद पनगड़िया जी। अरविंद पनगड़िया जी। और वर्तमान में कौन है? तो मैम अगर हम वर्तमान में आ जाते हैं तो वो है हमारे डॉक्टर सुमन बेरी। कौन है वर्तमान में? डॉक्टर सुमन बेरी, ठीक है। तो आपके इन प्रेजेंट आपके कौन है? ये डेप्यूटी चेयरमैन हैं। उसके बाद में मुख्य कार्यकारी अधिकारी फर्स्ट कौन थे? तो फर्स्ट थे मैम सिंधु श्री खुल्लर। कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर। और अगर हम बात करते हैं कि यहां पर आपके वर्तमान में कौन है, तो वीवीआर सुब्रमण्यम। कौन है? वीवीआर सुब्रमण्यम। सुब्रमण्यम, यह आपको ध्यान रखना है। तो वीवीआर सुब्रमण्यम इस समय कौन है? तो आप कहोगे कि मैम वो है वर्तमान में मुख्य कार्यकारी अधिकारी। बस हमें इतना ही जानना है, इससे ज्यादा हमें इसके बारे में नहीं जानना है। थैंक यू, इतना ही रखते हैं। थैंक यू तनिष्क, थैंक यू सो मच। इतनी बात समझ में आ गई है बच्चा? अगर आ गई है तो फटाफट एक बार थम्स अप कर दें और आपका ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। और बेटा जी आपको पता है कि उसके बाद हम क्या बनाते हैं? एक छोटी सी स्माइली बनाते हैं मैम, एक स्माइल देता हुआ फेस जो हम सभी को खुश करता है। और फिर हम क्या करेंगे प्यारे बच्चे? बेटा पंचवर्षीय योजनाएं मैं नहीं पढ़ाऊंगी प्रियंका, वो पढ़ाई जाएंगी इकोनॉमिक्स में। पंचवर्षीय योजना पार्ट है आपका इकोनॉमिक्स का, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? नेक्स्ट चैप्टर है बेटा जी राजभाषा, जिसको हम कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज ये हमारा एक नया चैप्टर है, ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा। जब बेटा हम राजभाषा के बारे में बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी जो है 8वीं अनुसूची, जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाएं हैं? तो मैम अगर हम इसमें भाषा की बात करते हैं तो मूल संविधान में यानी कि इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वो कितनी हुआ करती थी? मैम 8। और बेटा जी वर्तमान में कितनी है? तो मैम 22। और 22 कैसे हुई हैं ये मैं ऑलरेडी आपको शेड्यूल्स में पढ़ा चुकी हूं, ऑलरेडी मैं अनुसूचियों में आपको पढ़ा चुकी हूं, ठीक है।
अब अगर हम बात करते हैं कि राजभाषा की, तो ये संविधान के किस भाग में या किस पार्ट में है? तो मैम पार्ट 17 में है, भाग 17। और आर्टिकल 343 से लेकर आर्टिकल 351 तक हमारी राजभाषाओं के बारे में प्रावधान है, हमारी राजभाषाओं के बारे में प्रावधान है। ठीक है, यह आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, राजभाषा किसको कहते हैं? मैम एक ऐसी भाषा जिसका प्रयोग राज्य की कार्य में किया जाता है, जो राज के कार्य करने की भाषा होती है, उसे हम राजकीय भाषा कहते हैं। ठीक, अब आपका सबसे पहला आर्टिकल कौन सा है? तो मैम आर्टिकल 343 हमारा सबसे पहला आर्टिकल है। और इसमें क्या दिया गया है? तो मैम इसमें संघ की राजभाषा संबंधी प्रावधान, संघ की राजभाषा संबंधी प्रावधान किसमें दिया गया है? आर्टिकल 343 में। संघ की राजभाषा संबंधी प्रावधान, यानी संघ की राजभाषा से रिलेटेड प्रोविजन आप देख सकते हैं किसमें दिया गया है। तो लिखिएगा प्रोविजन, ऐसे लिखिएगा, प्रोविजन regarding the official language of union, संघ की राजभाषा संबंधी प्रावधान आपको ध्यान रखना है किसमें है? आर्टिकल 343 के, अब 343 में है। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 343 का सब क्लॉज 1। आर्टिकल 343 का सब क्लॉज 1, संघ की राजभाषा हिंदी, संघ की राजभाषा, इसमें कहा गया है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन, संघ की राजभाषा, इसमें कहा गया था कि हिंदी, और लिपि यानी कि स्क्रिप्ट, किसी भी भाषा को लिखने का तरीका, और लिपि यानी स्क्रिप्ट। ठीक है, इसमें कहा गया संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो आपकी लिपि कौन सी है? देवनागरी। ये किसमें कहा गया? 343 के सब क्लॉज 1 में। हाँ बेटा, चेयरमैन पीएम ही होते हैं, नीति आयोग के भी। शोभित, एक मिनट, अच्छा ओके, मैंने यहां 8 कर दिया है, सॉरी बेटा, 14 कर दीजिएगा, सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। ठीक है, आगे देखिए। अब बेटा जी कहा गया था कि 26 जनवरी 1950, बताओ इस दिन क्या हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया,
मतलब स्टेटस तो दे दिया, दर्जा तो दे दिया, पर एग्जीक्यूट नहीं किया। मतलब जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ उस दिन हमने हिंदी को राजभाषा का दर्जा तो दिया, हमने स्टेटस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज तो दिया, लेकिन हमने उसे इंप्लीमेंटेशन यानी कि एग्जीक्यूट, हिंदी को राजभाषा का दर्जा, तो आप कहेंगे स्टेटस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, अगर वर्ड टू वर्ड बेटा जी आपको इंग्लिश चाहिए तो मैं पीडीएफ दे दूंगी। स्टेटस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज किसको दिया गया था? आप कहेंगे मैम हिंदी को, लेकिन इसे लागू मतलब इसे आपका इंप्लीमेंट नहीं किया गया, इंप्लीमेंट नहीं किया गया, ये वाला प्रावधान लागू नहीं हुआ। ठीक है, अब आप देखेंगे कि आर्टिकल 343 का सब क्लॉज 2, इसमें क्या है? इसमें कहा गया है कि संविधान प्रारंभ होने की अवधि तक संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जा रही है, संविधान की बात की जा रही है कि आपको ध्यान रखना है संविधान प्रारंभ होने की तिथि के 15 वर्षों के बाद भी अंग्रेजी का प्रयोग, अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश, अंग्रेजी का प्रयोग उन सभी कार्यों में होगा, उन सभी कार्यों में होगा जिनमें होता आया है, जिनमें होता आया है। यानी इसका मतलब क्या है कि हमारा जो संविधान है, मैम संविधान प्रारंभ होने की तिथि क्या थी? 26 जनवरी 1950, और हम कह सकते हैं यानी इंग्लिश का प्रयोग कब तक? तो 15 वर्षों के बाद भी, मतलब 1965 तक इंग्लिश का प्रयोग करने की परमिशन दी गई थी। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है, परमिशन दे दी गई। और साथ साथ ये कहा गया, इसमें यह भी कहा गया कि भाई एक चीज और ध्यान रखो कि अगर संसद चाहे, मतलब संसद को यह अधिकार है, संसद को यह अधिकार दिया गया, क्या अधिकार दिया गया? कि वह इंग्लिश को, संसद को यह अधिकार है कि वह संघ की राजभाषा के रूप में, संसद को यह अधिकार है कि वह संघ की राजभाषा के रूप में, संघ की राजभाषा के रूप में अंग्रेजी के प्रयोग रूप में, अंग्रेजी के प्रयोग, अंग्रेजी के प्रयोग, यूज ऑफ इंग्लिश, यूज ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी के प्रयोग की अवधि को बढ़ा सकती है। राजभाषा के रूप में अंग्रेजी के प्रयोग की अवधि, अवधि यानी ड्यूरेशन, ड्यूरेशन यानी टाइमिंग जो होती है, समय जो होता है, ड्यूरेशन अवधि को 1965 से आगे बढ़ा सकती है। और मैं आपको बता दूं संसद ने ऐसा किया भी है। आज भी आपके ऑलमोस्ट ऑफिशियल फंक्शंस अंग्रेजी में ही होते हैं। आज भी मैम ऑलमोस्ट फंक्शन किस में होते हैं? इंग्लिश में ही, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग्स हो या फिर कोई भी ऑफिशियल लेटर्स हो, अधिकतर मैम वो हमारे इंग्लिश भाषा में ही जारी होते हैं।
ठीक है। फिर आया बेटा जी राजभाषा अधिनियम 1963। राजभाषा अधिनियम 1963। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, राजभाषा अधिनियम 1963। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें यह कहा गया कि 26 जनवरी 1965 से हिंदी संघ की राजभाषा तो रहेगी, हिंदी संघ की राजभाषा तो रहेगी, लेकिन हिंदी संघ की राजभाषा तो रहेगी, लेकिन उस समय से हिंदी के अतिरिक्त, लेकिन उस समय से हिंदी के अतिरिक्त यानी हिंदी के अलावा, हिंदी के अतिरिक्त, अतिरिक्त का मतलब है इसके अलावा, हिंदी के अतिरिक्त, हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भी संघ के सभी सरकारी प्रयोजनों मतलब कामों में, मतलब जो कार्य होते हैं, प्रयोजनों में बराबर प्रयोग होगी, बराबर प्रयोग होगी, मतलब दोनों का यूज किया जाएगा। ऐसा नहीं कि केवल हिंदी का ही किया जाएगा, इंग्लिश का भी बराबर इक्वली यूज होगा, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलें। अब देखो, एक है आपका आर्टिकल 344 और आर्टिकल 344 में दिया गया है राजभाषा आयोग, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। ठीक है, राजभाषा आयोग। बेटा जी ध्यान से सुनना, पहले इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि इस आयोग का गठन, इस आयोग का गठन संविधान लागू होने के, संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद किया जाएगा, किया जाएगा, और उसके बाद, और उसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष पर, मतलब पहला 5 वर्ष बाद किया जाएगा और उसके बाद अगला जो कमीशन बनेगा वो हर 10 साल पे बनेगा और उसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष पर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी संविधान लागू कब हुआ, 1950 में। तो हमारा फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन ये कब बना होगा, बताओ जल्दी से।
तो आप कहोगे कि मैम इसका गठन हुआ होगा 1955 में, क्योंकि 1950 में मैम हम 5 जोड़ देंगे, तो आप कहोगे कि मैम 1955 में हमारा प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ। अब बात आती है कि गठन कौन करेगा या गठन कौन करता है, तो बेटा जी गठन करने का काम करते हैं आपके देश के राष्ट्रपति जी। आपके देश के राष्ट्रपति जी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जी के द्वारा आपके यहां पर ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन का गठन किया जाता है। ठीक है, अब इसमें जब गठन किया गया तो इसमें जो आपके फर्स्ट चेयरमैन बने थे इस ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन के, वो कौन थे, तो मैम बीजी खेर। कौन थे बेटा जी, बीजी खेर। इनका पूरा नाम था बाल गंगाधर खेर जी, बाल गंगाधर खेर जी बने थे। ठीक है, बीजी खेर यानी कि बाल गंगाधर खेर जी, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ आपके ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। और इस समय पर प्यारे बच्चे इसमें अन्य सदस्य कितने होने चाहिए बताओ, तो मैम क्योंकि जिस समय ये बना था तो 1955 में, और उस समय हमारी जो भाषाएं थी कितनी थी, 14। ठीक है, उतनी कितनी हमारी भाषाएं कितनी थी उस समय तक, 14, तो अन्य सदस्य कितने होंगे, 14। लेकिन अगर हम बात करें वर्तमान में, तो बेटा जी वर्तमान में इसमें एक होते हैं अध्यक्ष और साथ साथ होते हैं 22 अन्य, आपकी कितनी मूल संविधान में 14 थी और वर्तमान में 22 अन्य सदस्य, क्योंकि 22 अन्य भाषाएं हैं, तो अदर मेंबर्स कितने होंगे, 22 अदर मेंबर्स। वर्तमान में ऐसे ये बनेगा क्योंकि भाषाओं की संख्या हो चुकी है 22, तो सदस्य भी कितने होंगे वर्तमान में, अन्य 22। अब ये जो आपका फर्स्ट जो ये बना था आपका फर्स्ट कमीशन, इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी, तो मैम इसने रिपोर्ट दी थी 1956 में। कब दी थी इसने अपनी रिपोर्ट, मैम 1956 में। ठीक है, और ये रिपोर्ट किसको देगा, रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। यानी पहला ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन बना था 1955 में, क्योंकि 5 साल बाद करने के लिए कहा गया था। लेकिन अगर मैं बोलूं कि अब फाइनेंस कमीशन कितने वर्षों पे बनता है, 10, क्योंकि देखो साफ लिखा है इस आयोग का गठन संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद किया जाएगा और उसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष पर किया जाएगा। हां बेटा शोभित, जितनी भाषाएं होंगी उतने ही अन्य सदस्य होंगे। अगर आपके यहां पर कल भाषाएं 26 हो जाएंगी तो 26 अन्य सदस्य हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलें। अब देखिए, अगर मैं आपसे बात करती हूं आगे इसके बाद में, तो आप पता है क्या लिखेंगे, राजभाषा पर संयुक्त संसदीय समिति, संयुक्त संसदीय समिति लिखना पहले इंग्लिश में, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, और ये बनाई जाती है
आर्टिकल 344 के सब क्लॉज 4 के तहत, आर्टिकल 344 के सब क्लॉज 4 के तहत। और इसमें अगर मैं बात करती हूं तो यह समिति का पहली बार गठन कब हुआ था? 1957, 1957 में। इसके जो अध्यक्ष बने थे कमेटी के, जो फर्स्ट वाली थी चेयरमैन, वो बने थे गोविंद बल्लभ पंत जी, गोविंद बल्लभ पंत जी, चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी। ठीक है। और इसने अपनी जो रिपोर्ट दी थी 1959 में, और इसमें बेटा जी समिति में जो सदस्यों की संख्या होती है, नंबर ऑफ मेंबर्स, मैंने आपको बताया था कि ज्वाइंट कमेटीज में कितने सदस्य होते हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स। तो बेटा जी इसमें आपके लोकसभा से 20 और राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं। और ये कमेटी यहां पर ऑफिशियल लैंग्वेज को लेकर अपनी रिपोर्ट देती है। ठीक है। अब आइए, एक आर्टिकल है 345, और इसमें क्या दिया गया है? प्रादेशिक भाषाएं, रीजनल लैंग्वेज। अब बताओ रीजनल लैंग्वेज किसको कहेंगे? रीजनल लैंग्वेज ये किसको कहा जाता है? जो राज्य में प्रयोग होती है, राज्यों में प्रयोग होने वाली राजभाषा, उनको ही हम कहते हैं प्रादेशिक भाषाएं। जो स्टेट अपने ऑफिशियल फंक्शंस जिन भाषाओं में करते हैं उन्हीं को कहते हैं प्रादेशिक भाषाएं। ठीक है। अब देखो, राज्य विधानमंडल को यह अधिकार दिया गया है, यह अधिकार दिया गया है कि उस राज्य में, जिस भाषा का प्रयोग, जिस भाषा का प्रयोग, उस राज्य में जिस भाषा का प्रयोग ज्यादा लोग करते हैं, ज्यादा लोग करते हैं मतलब बहुत ज्यादा लोग उस भाषा को बोलते हैं, उस राज्य की राजभाषा के रूप में स्वीकार कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई स्टेट है, वहां पे आपकी जो भाषा है मलयालम बहुत ज्यादा बोली जाती है, तो मलयालम क्या हो सकती है? उस स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकती है। तो ज्यादा लोग करते हैं उस राज्य की राजभाषा के रूप में स्वीकार कर सकता है, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 345। ठीक है, आगे देखिए।
अगर मैं बात करती हूं बच्चे, अब आपसे एक और टॉपिक, जैसे यहां पर मैं आपको बोलूं कि जो संघ की राजभाषा हिंदी है वो कितनी जगह पर है। संघ की राजभाषा हिंदी कहां कहां पर ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है? तो मैम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दो दो राज्य लिखूंगी एक लाइन में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। बिहार है मैम, झारखंड है मैम, ठीक है। उसके अलावा बेटा आपका राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, एक बार गिन लें कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने राज्य हैं? 9। और बेटा जी एक केंद्र शासित प्रदेश है, और वो उसका नाम क्या है? दिल्ली। उसका नाम है दिल्ली। तो 9 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, हम कह सकते हैं कि इसमें आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो आपकी हिंदी है। फिर आर्टिकल 346, पत्र आदि की राजभाषा, मतलब अगर मैं आपसे बात करूं कि आपके यहां पर जैसे मान लीजिए कि राज्य और राज्य, राज्य एवं राज्य, इनको कोई लेटर भेजना है, राज्य एवं यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश, या राज्य एवं केंद्र सरकार, तो ये आपका जो यहां पर ऑफिशियल लैंग्वेज यूज करेंगे उसके बारे में बात की गई है कि अगर ये आपस में ऑफिशियल लेटर्स को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, तो कौन सी भाषा में, मतलब ये आपके जो पत्र होंगे इनके कैसे पत्र, आधिकारिक ऑफिशियल लेटर्स, तो वो किस भाषा में होंगे ये बताया गया आर्टिकल 346 में, यानी कम्युनिकेशन के लिए, संवाद के लिए। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कौन सी भाषा? तो मैम जो आपका सेंटर में यूज की जाती है, तो सेंटर में हिंदी भी यूज होती है और इंग्लिश भी। एक मिनट, कहां पे मैंने लिख दिया है 1957 और 1954? 1959 है बेटा, ये 4 नहीं है, 9 है। शोभित 9 है वो, ठीक है। तो कौन सी भाषा का प्रयोग होगा? तो आप कहोगे जिस भाषा का प्रयोग, जिस भाषा का प्रयोग संघ करेगा, प्रयोग संघ राजभाषा के रूप में करेगा। ये लिखना रह गया था। तो यहां पे जो आपके लेटर्स होंगे ऑफिशियल वो उसी भाषा में होंगे, ठीक है। ना नेक्स्ट लिखेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे उस आर्टिकल में, आर्टिकल 347, राजभाषा के लिए राष्ट्रपति द्वारा निर्देश।
राष्ट्रपति द्वारा निर्देश, इंग्लिश में लिखेंगे डायरेक्शन बाय द प्रेसिडेंट, डायरेक्शन बाय द प्रेसिडेंट, डायरेक्शन बाय द प्रेसिडेंट फॉर ऑफिशियल प्रेसिडेंट फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, क्या डायरेक्शन दे सकते हैं, किसके बारे में दे सकते हैं, तो राजभाषा को लेकर। जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे बात करती हूं, जैसे मान लीजिए मैं आपसे बात करती हूं निर्देश देने के लिए, तो जैसे किसी राज्य की जनसंख्या है, जैसे मान लो कि ये जैसे एक राज्य है ना, और इस राज्य की ज्यादातर जनसंख्या जो है एक भाषा बोलती है, ये वाली जनसंख्या ज्यादा भाषा बोलती है, तो ये उस भाषा के लिए डायरेक्शन दे सकता है कि भाई इस राज्य में ये वाली जो भाषा है ये ज्यादातर जनसंख्या के द्वारा जो है यूज की जाती है, तो वो आपका क्या कर सकता है कि उसे राज्य की मान्यता, मतलब कह सकता है राज्य को कि भाई आप इसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दो, क्योंकि ज्यादातर आपके राज्य के लोग इस भाषा को समझ पाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये जो राज्य लिया है, यहां पर ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, तो राष्ट्रपति इस राज्य के ये आदेश दे सकता है, ये निर्देश दे सकता है कि आप हिंदी को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बना लो। तो इस तरीके का डायरेक्शन, इस तरीके का निर्देश, ठीक है। अब आता है, जैसे बच्चा पूछ रहा है कि कोर्ट में बताओ लैंग्वेज, आर्टिकल 348, आर्टिकल 348 जैसे किस किस की बात कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और आपका विधानमंडल यानी लेजिस्लेचर और संसद, और लिखेंगे संसद यानी पार्लियामेंट। तो आर्टिकल 348 इन सब के बारे में क्या बात करता है, ये कहता है कि भाई यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आपके इसमें जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हैं, तो इनकी जो कार्यवाही होगी वो किस में होगी, अंग्रेजी में। यहां पर जो भी हियरिंग्स होंगी वो किस में होंगी, इंग्लिश में। लेकिन अगर हम बात करते हैं संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, तो संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा ये दी गई है आर्टिकल 120 में, और इसमें जो भाषा प्रयोग की जाती है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों होती हैं। और अगर सदस्य चाहें, अगर उन्हें हिंदी इंग्लिश नहीं आती तो और भी भाषा में वो बात कर सकते हैं, आपके जो कह सकते हैं अध्यक्ष की परमिशन से। मैं अगेन रिपीट कर दी हूं कि हिंदी और इंग्लिश में तो यहां पर होगा ही होगा, लेकिन अगर किसी सदस्य को ना तो हिंदी आती है ना ही इंग्लिश आती है, बल्कि उसके अलावा कोई और भाषा आती है, तो आपके सभापति और चेयरमैन की परमिशन से, आपके सभापति या चेयरमैन की परमिशन से वो व्यक्ति अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी आपको ध्यान रखना है कि अपना जो है बातचीत कर सकता है। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे आर्टिकल 120 में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे ही सेम अब आपका विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा, प्रयोग की जाने वाली भाषा ये कौन सी होती है, तो बेटा जी यहां पर आर्टिकल 210,
और इसमें भी कहा गया है कि भैया हिंदी भी है और इंग्लिश भी, लेकिन इसके अलावा भी सदस्य अन्य भाषाओं में बात कर सकते हैं सभापति और अध्यक्ष की परमिशन से। तो ये तो दोनों यहां पर प्रयोग होती ही हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये आपका खत्म होता है ऑफिशियल लैंग्वेज। बस इतना काफी है, इससे ज्यादा हमें यहां पर नहीं देखना है। अब मैं आपको यह भी बता दूं बेटा कि आपका कल जैसे संडे है, तो कल मैं क्लास में आपका एक डिमांड आ रही है। कल एक तो मैं आपको पढ़ाऊंगी मानवाधिकार आयोग, ह्यूमन राइट कमीशन, ये बताऊंगी। एक मैं आपको छोटा सा टॉपिक बताऊंगी PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कि इसकी शुरुआत क्यों की गई, मतलब किसने की थी, आखिर ये क्या होती है। ठीक है, और PIL कहां कहां दायर की जाती है। और लास्ट में मैं आपको कराऊंगी संवैधानिक विकास, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्ट यानी कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट। ये संडे की क्लास के 3 टॉपिक हैं और कल आपकी क्लास अंतिम क्लास होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, संवैधानिक विकास। ये बच्चा बहुत बार कमेंट कर चुका है कि क्या आप ये नहीं करवाओगी, करवाऊंगी। सारी चीजें आपकी यहां पर हम कह सकते हैं कल खत्म हो जाएंगी। और संडे की टाइमिंग बेटा टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको बता पाऊंगी, क्योंकि अभी तक मेरे पास संडे किस समय फ्री है ये समय मुझे नहीं पता है। पॉलिटी आपकी कल खत्म हो जाएगी, आपसे वही वादा था, और कल खत्म हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। फिर आपकी डिमांड है, जैसे मैं आपको कुछ फैक्ट्स दूंगी जो कि PDF में दूंगी, आपको आर्टिकल्स की PDF दूंगी सीक्वेंस में, और आपको आपके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की PDF दूंगी। ये मुझे आपको देना है, ये मैं दूंगी क्लास के बाद। ठीक है, कोर्ट में हिंदी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट में जो कार्यवाही, मतलब जो उसके डिसीजंस होते हैं, जजमेंट होते हैं, वो इंग्लिश में ही होते हैं। कोर्ट में हिंदी यूज कर सकते हो बोलने के लिए, लेकिन डिसीजंस जो होंगे वो कैसे होंगे, वो इंग्लिश में। तभी तो भाई कोर्ट में बड़ी दिक्कत हो जाती है कई बार। हाँ मैम, पार्ट्स की लिस्ट दे देना, ठीक है, पार्ट्स की लिस्ट भी आपको मिल जाएगी। और बताओ, इसके अलावा कुछ बचा तुम्हारा? अब इसके अलावा अगर कुछ बचता है ना, तो मैं आपको बता दूं कि वो मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको प्रैक्टिस करवा दूंगी। ठीक है, वैसे मानवाधिकार आयोग ये आपका PIL कल 10-10 मिनट के टॉपिक हैं, और फिर उसके बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, जिसमें मैं केवल इंपॉर्टेंट एक्ट ही आपको पढ़ाऊंगी, सारे नहीं पढ़ाऊंगी। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें।